नमस्कार छात्राओं। कई सामाजिक प्रघटनाएं इस प्रकार की प्रकृति की होती हैं कि उनका अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेस्पोंडेंट्स हमारे पास हों या बहुत बड़े स्तर पर उनका अध्ययन किया जाए। कई बार उनको समझने के लिए हमें गुणात्मक अध्ययन करने होते हैं, यानी क्वांटिटेटिव स्टडी के बजाय हमें क्वालिटेटिव स्टडी करना होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रेस्पोंडेंट्स हो सकता है कम हो या तथ्य संकलन के लिए हमारे पास कुछ सीमित संसाधन हो, परंतु एक गहन इन डेप्थ स्टडी करके भी हम किसी अनुसंधान को पूरा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा, आज इसी संदर्भ में आपके साथ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर चर्चा करूंगी। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, इसे अंग्रेजी में केस स्टडी मेथड कहा जाता है। ये पद्धति गुणात्मक अध्ययन की एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका सामाजिक अनुसंधान में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, परंतु इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से सबसे पहले चार्ल्स लीपले ने अपनाया था और फ्रांस में उन्होंने आय और व्यय के बजट संबंधी अध्ययन में इसका प्रयोग किया था। वर्तमान समय में न सिर्फ समाज वैज्ञानिक बल्कि मनोचिकित्सक, जो कि मानसिक रोगियों का अध्ययन करते हैं, या कई बार अपराधियों के अध्ययन के लिए जो जुवेनाइल्स होते हैं, किशोर अवस्था के जो अपराधी होते हैं, उनके अध्ययन के लिए, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, कलाकारों का, लेखकों का, उन सब का अध्ययन केस स्टडी मेथड के माध्यम से किया जाता है। ये जो पद्धति है, ये मुख्यतः किसी भी इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहन एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है। जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र तथा सामाजिक अंतर संबंधों को उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं, तो उसे हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। वैयक्तिक अध्ययन, जैसा नाम से भी समझ में आता है, व्यक्ति का अध्ययन। यहाँ पर व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है एक इकाई का अध्ययन। वो इकाई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, यहाँ तक कि पूरा एक देश भी हो सकता है। लेकिन वो अध्ययन किया जाता है बाकी देशों के संदर्भ में। सपोज आप विश्व के अनेक देशों में से किसी एक देश को चुनते हैं और उसके अध्ययन के आधार पर सभी के बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहलाता है। यानी व्यक्ति विशेष का अध्ययन भी हो सकता है और किसी देश विशेष का अध्ययन भी हो सकता है। एक इकाई का डिटेल्ड अध्ययन जो है वो वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। पीवी यंग इस संदर्भ में कहते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संस्था, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, उसके जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। इसी प्रकार गिडिंग्स कहते हैं, अध्ययन किया जाने वाला वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। गिडिंग्स एक युग की भी बात करते हैं कि अगर आप अलग अलग टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेते हैं, एक काल को लेते हैं, एक युग को लेते हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर अन्य कालों के बारे में कोई मत स्थापित करते हैं, कोई सिद्धांत या थ्योरी डेवलप करते हैं, तो वो भी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहलाता है। तो कुल मिलाकर वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, राष्ट्र या युग भी हो सकते हैं। वैयक्तिक अध्ययन की प्रमुख विशेषताओं की अब हम चर्चा करेंगे। वैयक्तिक अध्ययन जो है विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है, यानी कोई एक विशिष्ट इकाई, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार हो। आप बहुत सारे परिवारों में से किसी एक परिवार का चयन करते हैं। आप सपोज संयुक्त परिवार पर कोई अध्ययन कर रहे हैं और किसी एक संयुक्त परिवार को आप चुनते हैं और उसके बारे में जब आप डिटेल अध्ययन करते हैं
तो वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होती है। विशिष्ट इकाई का अध्ययन करने से एक लाभ ये होता है कि बहुत गहरा अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी हम यहाँ पर परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरी विशेषता यही चीज़ है उसकी कि गहन अध्ययन इसके माध्यम से संभव है। सूक्ष्म एवं गहन जानकारी हम किसी इकाई विशेष के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक जो भी कालक्रम उसका रहा है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। उसकी सराउंडिंग्स, उसके आसपास के लोगों का, आसपास के पर्यावरण को भी हम समझ सकते हैं। गुणात्मक अध्ययन इसके माध्यम से होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि कई सामाजिक विषय ऐसे होते हैं जिन पर गणना आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों से जानकारी प्राप्त करें, कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करें, लेकिन वो जानकारी संपूर्ण हो, डिटेल्ड हो, गहन हो, तथ्यात्मक हो, ये बहुत आवश्यक है। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करते हैं। कुछ जो प्रेरक तत्व होते हैं, किसी व्यक्ति की आशाएं, उसकी उपलब्धियां, उसके सपने, ये सारी चीज़ें गुणात्मक अध्ययन की श्रेणी में आती है। वो किस बात से खुश होता है, किस बात से उदास होता है, ये सारी चीज़ें गुणात्मक अध्ययन में ही संभव है। चौथी विशेषता जो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कि इसके माध्यम से हम कारकों का अध्ययन कर सकते हैं। दो घटनाओं के बीच में हम कार्य कारण को समझ सकते हैं। किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले क्या कारक थे, क्या परिस्थितियां थी, उसकी जानकारी हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे जो भूतकालीन कारक है उनको भी खोजने का प्रयास करते हैं। तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें किसी एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। तो वहाँ पर उनके पास्ट से लेकर वर्तमान समय तक जो कुछ भी जीवन में घटित हुआ है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। अगर किसी अपराधी के जीवन को भी समझना है, अपराधी कोई बहुत, जो आप फिल्मों में जनरली सुनते होंगे, देखते होंगे, सीरियल किलर्स पर अध्ययन किए जाते हैं। कोई साइकोलॉजिकली ऐसे कोई केसेस होते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी के केसेस होते हैं, तो उनके बैकग्राउंड को समझने के लिए केस स्टडी मेथड का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी मेथड के माध्यम से हम उससे संबंधित कारकों को, भूतकालीन जो भी प्रभाव है, जो पृष्ठभूमि है, उसे ठीक से समझ सकते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का एक गुण जो है वो ये भी है कि इसके माध्यम से हम संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी अनुसंधान से संबंधित प्रविधियाँ हैं हमारी, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इनका भी प्रयोग करते हैं, अवलोकन भी करते हैं, उस व्यक्ति से संबंधित या उस इकाई से संबंधित और व्यक्तियों की जो राय है उसको भी समझते हैं, उसके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक ही अध्ययन में हम संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के क्या प्रकार होते हैं? मूलतः दो प्रकार हम मानते हैं। व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन होता है और समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन होता है। इंडिविजुअल केस स्टडी और कम्युनिटी केस स्टडी से हम कहते हैं। व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन में एक व्यक्ति विशेष के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती है। उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक उसके जीवन का इतिहास समझा जाता है। उसके साथ साथ में उसके परिवार के सदस्यों, पड़ोस, मित्र मंडली, इन सब से भी जानकारी जुटाई जाती है। उनके व्यवहार का व्यक्ति के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है उसको भी समझने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, डायरी के माध्यम से, किसी संस्मरण के माध्यम से, लेख के माध्यम से, वो भी प्राप्त किए जाते हैं। समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन जब किया जाता है तो इसके अंतर्गत संपूर्ण समुदाय को समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको इस बात पर फोकस करना होता है कि उस समुदाय के वैयक्तिक अध्ययन को करते समय आपको एग्जैक्टली किस प्रकार के अनुसंधान की आपकी आवश्यकताएं हैं और क्या आपके अनुसंधान के उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने साधनों का प्रयोग करें और एक फोकस्ड अध्ययन कर सकें। अब हम बात करेंगे वैयक्तिक अध्ययन से रिलेटेड क्या यंत्र और प्रविधियां होती है, यानी वो कौन कौन सी खास ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम वैयक्तिक अध्ययन संपन्न कर सकते हैं। डायरी, लेटर्स, लाइफ हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स, ये प्रमुख
ऐसे यंत्र माने जाते हैं, टेक्निक्स मानी जाती हैं जिनके माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष का या किसी समुदाय का अध्ययन कर सकते हैं। डायरी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है व्यक्तिगत अध्ययन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है। अपने दैनिक जीवन की घटनाएं वो उसमें लिखते हैं, या अपने कुछ ऐसी गोपनीय बातें जो वो किसी और से शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, उसके बारे में लिखते हैं। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखते हैं। कई बार आय व्यय के आंकड़े, किसी के महत्वपूर्ण पते या विभिन्न विषयों पर उनके जो विचार होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, ऐसी चीज़ें व्यक्ति अपनी डायरी में नोट डाउन करता है। तो इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति की भावनाओं को, उसके मनोवृत्ति को, उसके संकल्पों को, उसकी सफलता विफलता के प्रति उसका क्या रवैया है, इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो डायरी एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का। इसके अतिरिक्त पत्रों के माध्यम से, लेटर्स जो व्यक्ति दूसरों को लिखते हैं या दूसरों से प्राप्त करते हैं, जब हम किसी का केस स्टडी करते हैं तो उस पर भी हम फोकस रखते हैं कि पत्रों में व्यक्ति अपनी भावनाएं और विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने किसी विषय से संबंधित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। कुछ उसके जीवन की बहुत पर्सनल जो मैटर होता है वो कई बार उन पत्रों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महान महापुरुष भी हुए हैं जिनके पत्रों के माध्यम से उनके जीवन पर काफ़ी प्रकाश डाला जा सका है। जैसे पंडित नेहरू ने श्रीमती इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे वो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो महापुरुषों के जो भी पत्र होते हैं, आपने जनरली अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो देखने को मिल सकते हैं कि प्राचीन संग्रहालयों में उन्हें संग्रहित करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो वास्तविक जीवन है और महत्वपूर्ण अनुभव है, उन सारी चीज़ों को उन पत्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन इतिहास या लाइफ हिस्ट्रीज जो होती है किसी व्यक्ति की, दो चीज़ें होती है, एक ऑटोबायोग्राफी और एक बायोग्राफी। जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो अनुभव उसे प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जब लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। और बायोग्राफी या जीवनी जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके जीवन के बारे में सब कुछ लिखता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी या जीवनी और आत्मकथा, ये भी केस स्टडी का एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति विशेष के जीवन की संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं, सूचनाएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। और अगर वो व्यक्ति स्वयं के द्वारा लिखी गई है तो उसके जीवन के जो भी अच्छे बुरे अनुभव रहे हैं, कटु अनुभव रहे हैं, जीवन का उसका जो विकास रहा है, उस सारी चीज़ों को हम उस आत्मकथा के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, और किस किस प्रकार के व्यवहार का उसके जीवन पर क्या असर पड़ा है, उन सब को लाइफ हिस्ट्रीज के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है व्यक्तिगत अध्ययन का। इसके माध्यम से न सिर्फ व्यक्ति विशेष का बल्कि किसी समुदाय का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड्स हैं, वंशावलियाँ हैं, कोई सरकारी गैर सरकारी जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। पुलिस और न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा के रिकॉर्ड, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स, मित्रों के साथ में फ़ोटो एल्बम्स या और जो भी सारी चीज़ें हैं, कोई प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं किसी व्यक्ति विशेष के कि वो शुरू से किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता आया है, क्या उसके इंटरेस्ट रहे हैं, क्या हॉबीज़ रही हैं, क्या उसके अचीवमेंट्स रहे हैं, उसके जो मार्कशीट्स हैं अलग अलग क्लासेस की, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कहलाती हैं या प्रलेख कहलाती हैं। उसने खुद ने कुछ पत्रिकाओं में अगर लेख छापे हैं तो वो पत्र, ये सारी चीज़ें हमें किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के बारे में समझने में बहुत अधिक मदद करती हैं। स्पेशली जब कुछ पुलिस से रिलेटेड केसेस होते हैं, कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो वहाँ पर इन तरीके के डॉक्यूमेंट्स को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये सर्टिफाइड होते हैं, चाहे वो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हो, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो,
तो ये एक प्रकार से बिल्कुल सत्यापित और स्वयं सिद्ध प्रतियां होती है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई राय विकसित कर सकते हैं। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वो बेसिकली किसी इकाई विशेष के बारे में एक बहुत डिटेल्ड अध्ययन करने में हमें मदद करती है, और इस अध्ययन के माध्यम से हम एक जगह जो चीज़ प्राप्त करते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, उसको हम उन्हीं परिस्थितियों में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है या दूसरी इकाई है तो उसके ऊपर भी हम लागू कर सकते हैं। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है उसके बहुत सारे गुण हैं, हम यहाँ पर उन्हीं की चर्चा करेंगे। गॉफमैन जो एक विद्वान है वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को समाज विज्ञान की एकमात्र गहन एवं विश्वसनीय विधि मानते हैं। उनका ये मानना है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वो सबसे अधिक गहन और विश्वसनीय विधि है। इसके माध्यम से सूक्ष्म अध्ययन किए जा सकते हैं, बहुत गहराई से, बहुत डिटेल्ड स्टडी ये कर सकता है। यही वजह है कि बर्गेस जो हैं वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी कहते हैं, और कूले भी कहते हैं, C.H. कूले, वो कहते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन विधि से हमारा बोध ज्ञान विकसित होता है तथा ये जीवन के प्रति स्पष्ट अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से करती है। दूसरा गुण जो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का कि ये उपकल्पनाओं के लिए एक अच्छा सोर्स है। यानी किसी व्यक्ति विशेष का या इकाई विशेष का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर हमारा एक इंसाइट डेवलप होता है, और किसी बड़े रिसर्च वर्क के लिए हम एक हाइपोथेसिस या उपकल्पना यहाँ से विकसित कर सकते हैं। अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में इसीलिए ये उपयोगी भी होती है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों का निर्माण भी किया जा सकता है। यानी व्यक्ति विशेष से या इकाई विशेष के अध्ययन करने के बाद हम उस पर आधारित एक प्रश्नावली, अनुसूची या इंटरव्यू गाइड डेवलप कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण जो है इसका कि इसके माध्यम से हम वैयक्तिक मनोवृत्तियों को समझ सकते हैं कि व्यक्ति के किस प्रकार के विचार होते हैं, मूल्य, उनकी मनोवृत्तियाँ, उनके व्यवहार और धारणाएं, इन सबको वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से समझा जा सकता है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति तुलना करने में एवं वर्गीकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समूह विशेष के अध्ययन हेतु उसे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों की तुलना भी इसके माध्यम से की जाती है, और इसी के आधार पर हम सामान्यीकरण भी कर सकते हैं, नए अनुभवों का ज्ञान भी हमें प्राप्त हो सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति विशेष रूप से सहायक होती है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति की मनोवृत्तियों को हम आसानी से समझ सकते हैं और उन्हीं के आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में और साथ ही साथ किसी समुदाय विशेष के बारे में भी अपनी एक राय बना सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि निदानात्मक जो भी विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है या मनोविज्ञान है, मनोविकृतियों को समझने वाला विज्ञान है, वो सब इस प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से एक पर्टिकुलर परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। परंतु वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वो अवैज्ञानिक पद्धति है। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि इसमें सूचना संकलन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा संगठित और नियमित नहीं होती। जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, जिस इकाई का अध्ययन कर रहा है, उससे संबंधित सूचनाओं का सत्यापन किस प्रकार से होगा, प्रमाणीकरण किस प्रकार से होगा, ये एक डाउटफुल सिचुएशन यहाँ पर रहती है। दूसरी बात ये कि एक सामान्यीकरण जो इसके आधार पर हम करते हैं वो सब पर लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक विचारणीय मुद्दा है कि जो सामान्यीकरण हम एक जगह जो हम चीज़ प्राप्त करते हैं, जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, क्या समान परिस्थितियों में दूसरी इकाई भी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। सीमित अध्ययन भी होता है क्योंकि कुछ एक इकाइयों का ही चयन होता है और उसके आधार पर विस्तृत क्षेत्र को हम
जज करने का प्रयास करते हैं, परंतु विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि है, क्योंकि आप बहुत डिटेल्ड अध्ययन करना चाहते हैं, एक व्यक्ति के जीवन इतिहास को पढ़ना, आत्मकथा को, डायरी को, पत्रों को और उससे संबंधित सारी जानकारी उसके बाकी जो साथी हैं उनसे प्राप्त करना, इन सारी चीज़ों में बहुत अधिक खर्चा और समय लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो रिकॉर्ड हमें प्राप्त होते हैं वो त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, अपूर्ण हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति को कुछ और दर्शाया गया, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी हो। स्कूल रिकॉर्ड्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है वो चीटिंग से पास हुआ और रियलिटी में वो उतना इंटेलिजेंट ना हो। तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं कितने रिलायबल हैं, ये एक व्यक्तिगत अध्ययन की लिमिटेशन है। जीवन इतिहास जो है उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। व्यक्ति स्वयं अगर अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो हो सकता है वो कई बार अपनी जो वास्तविकता हैं उन्हें छुपाने का प्रयास करे और काल्पनिक कथाओं को वहाँ पर ज़्यादा रखे। और कई बार ऐसा होता है कि जो जीवनी किसी और से लिखवाई जाती है वो भी सही नहीं होती, तो उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति या इकाई को जज करें, ये उचित होगा या नहीं, ये एक व्यक्तिगत अध्ययन की लिमिटेशन है। कई बार एक और जो महत्वपूर्ण लिमिटेशन है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर पाता, उसमें पक्षपात की भावना आ जाती है। जब हम रेगुलरली किसी व्यक्ति के से संपर्क में रहते हैं तो कई बार जिस व्यक्ति का आप अध्ययन कर रहे हैं वो अपनी भावनाओं से आपको प्रभावित कर सकता है। वो स्वयं इस तरीके से आप अपने तर्क प्रस्तुत करे कि अनुसंधानकर्ता को उससे भावनात्मक लगाव हो जाए और वो जो उसकी गलतियां हैं उसको इग्नोर करके उसे एक पॉजिटिव फ्रेम में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करे। तो अनुसंधानकर्ता के पक्षपात की यहाँ पर पूरी संभावना है। पुनर्परीक्षा भी यहाँ पर संभव नहीं है। विश्वसनीयता की हम जांच नहीं कर सकते। जो सामग्री प्राप्त हुई है, जिस प्रकार की है, हमें उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा। उनको क्रॉस चेक करना या उनके तथ्यों की विश्वसनीयता को जांचना, ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु कुल मिलाकर एक गुणात्मक अध्ययन पद्धति के रूप में और कुछ खास फील्ड्स में, स्पेशली साइको एनालिसिस के फील्ड में या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के फील्ड में या समाज से संबंधित कुछ विशेष जो परिस्थितियां हैं उनको समझने के लिए, ड्रग एडिक्ट्स के बारे में समझने के लिए या प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में समझने के लिए इस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और इनसे हमें काफ़ी जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन से पद्धति से संबंधित जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनके बेसिस पर अपने नोट्स भी तैयार कीजिए। धन्यवाद।